So, yes, we're going to start with dual nature of radiation and matter. This is chapter number 14 from your text. और मैं क्यों 14 स्टार्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी से गंदे गंदे चैप्टर हम लोग ने कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, क्योंकि थोड़ा सा इजी चाहिए यार। बहुत टाइम से हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी ये वो गंदा गंदा टॉपिक पढ़ रहे थे। क्या सबको समझ में आ रही मेरे बात? चाहिए यस, टाइप यस यस यस, यो यो। पुनीत यादव ने 5 बॉटल खोल दी ऑलरेडी। यस, गुड गुड। ऐसे थोड़ा जोश चाहिए मेरे को, दिखाओ। घर में बेटे कपड़े वपड़े फाड़ के लिखो एकदम मस्त। शहबाज खान तो अभी 12th में चले गया बेटा, अपना नाम चेंज कर सकता है। शहबाज खान 11th लिखा है तूने अभी। रोहन यादव, यस। हाउ इज द जोश? या मेरा तो हाई है, तुम्हारा बताओ। यो यो। So let's start with the very basic thing in this chapter. ये नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मेरे को सूट नहीं करते। Let's talk about light. अच्छा, किसी को पता है लाइट क्या चीज है? कोई भी गेसेस, क्या होता है लाइट? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके। Wave, it's an electromagnetic radiation, much better answer. Travel of electromagnetic radiation to the medium, yes. Radioactive radiation travels in wave. Radioactive nahi hai beta light. But it may induce radioactivity, but it is not radioactive. Radioactive. Okay, very good. बहुत अच्छा अच्छा आंसर दिया, एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट आंसर दिया। बट आई विल से कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैंने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था बस। हाँ, आज इसके काफी सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। लाइक पीपल से इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड व्हाट नॉट। बहुत भरपूर आंसर मिलता है हमको अगर लाइट के बारे में डिटेल पे बात करने को जाएंगे तो। बट या लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आज, बट पहले नहीं था। पहले यही लाइट में ना बड़े क्वेश्चन उठते थे। कुछ लोग बोलते थे कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल होती है, और ये किसने सिखाया था पता है? ये न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी थी। इसके अनुसार लाइट जो होता है बच्चों, वो एक पार्टिकल होता है। और इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को अगर मैं थोड़ा सा स्टडी करूंगा ना, तो आई विल रियलाइज कि लाइट को हम लोग एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं, तो हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ में आता है। एक्सप्लेनेशन मिल जाती है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शंस, लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हमको समझ में आता है अगर हमने एज अ पार्टिकल कंसिडर किया तो। रिफ्रैक्शन, ये भी समझ में आएगा। और इस चैप्टर में जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, जो बहुत बहुत बार पूछा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी तभी प्रूव हो सकता है कि मैंने लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया। और ये बहुत समय से चल रहा है। न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि लाइट एज अ पार्टिकल कंसिडर करो। एंड उसके बेसिस पे उसने बहुत सारे रिसर्च किए। बट देयर वर पीपल लाइक क्रिस्टियन हाइगन, और ये दोनों ही थियोरी जो ना, हाइगन की थियोरी और न्यूटन की थियोरी, ये तुम लोग पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 8 में 7 में। वेव ऑप्टिक्स जो आएगा ना तुम्हारा, तो तुम लोग पढ़ोगे दोनों की थ्योरी के बारे में। हाइगन बोलता है कि नहीं, कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, इट्स वेव थियोरी ऑफ लाइट। और इट इज वेव थियोरी ऑफ लाइट। लाइट जो होता है ना, वो वेव के फॉर्मेट में ट्रैवल करता है। और सच बताओ, अगर मैंने वेव थियोरी को यूज किया ना, तो इसको ये क्या क्या एक्सप्लेन कर पाता है पता है? कॉन्सेप्ट लाइक इंटरफियरेंस। अब तुम लोग इंटरफेरेंस सीखे तो नहीं हो अभी तक, बट वेव थियोरी, वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में ना तुम लोग इंटरफेरेंस सीखने वाले हो। कॉन्सेप्ट लाइक डाइफ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट लाइक पोलराइजेशन, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आराम से ना वेव थ्योरी को यूज करके सीखा जा सकता है। बात समझ रहे? अब कुछ चीजें हैं जो पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक। कुछ चीजें हैं जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है। और बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा था पता है कि क्या एक्चुअल में लाइट पार्टिकल है कि वेव है, क्या है नहीं पता। तो लोगों ने बोल दिया कि लाइट के पास दोनों नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। और इससे निकल के आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। समझ में आया इतना सबको? क्या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के पीछे का इतिहास सबको समझ में आया? अरे टाइप है यस, एस 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 लिख दो।
पर पूरा 1-2 मिनट करोगे तो नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता मुझे। कम से कम 10-15 टेस्ट चाहिए मेरे को। यो, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का कारण जो था वो यही था कि भैया हमने ना डिस्कवर कर लिया था कि रेडिएशन के पास वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ये हमने डिस्कवर कर लिया था, इसलिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन आ गया। ठीक है। अब लोग पूछते हैं कि सर रेडिएशन का तो मतलब समझ में, बट मैटर का क्यों कहानी यहाँ पे आप ले रहे हो? ये मैटर की दास्तान हम लोग लास्ट में सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। ये मैटर का जो नाम है ना वो क्यों आया, इसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, इतना जल्दी नहीं सीखेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है फोटॉन्स का। फोटॉन जो चीज है ना बेटा, दैट इज बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स क्या होती है बेटा? इट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी पैकेट को हम लोग फोटॉन बोलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आया? एनर्जी पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोटॉन बोलते हैं। ठीक है। एक फोटॉन का मतलब वन पैकेट ऑफ एनर्जी। वन फोटोन का मतलब होता है वन पैकेट ऑफ एनर्जी। अब इसको ना मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल से ना बताऊंगा। एनर्जी जो होती है ना बच्चा, ये कभी भी ना एक पैकेट के फॉर्मेट में ट्रैवल करती है। And इसकी ये थियोरी क्या थी पता? ये किसने बनाई थी पता है? मैक्स प्लैंक ने बनाई थी। मैक्स प्लैंक क्वांटम थियोरी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है। मैक्स प्लैंक क्वांटम थियोरी क्या बोलती है पता है? कि कोई भी फॉर्मेट, कोई भी एनर्जी होना तो वो हमेशा पैकेट्स में ही ट्रैवल करती है। वैसे उठे सुठे जैसा मन किया वैसा ट्रैवल नहीं करती। कोई भी जो वो एनर्जी होती है ना बच्चों, वो पैकेट्स में ट्रैवल करती है। वन फोटोन मतलब वन पैकेट ऑफ एनर्जी। वन फोटोन मतलब वन पैकेट ऑफ एनर्जी। बस समझ में आया? ठीक है। अब इसको रियल लाइफ में समझने के लिए ना मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग के फोन में कभी तुम लोग ने देखा डेटा कैसा आता है? अगर तुम्हारे फोन में तुमने डेटा स्पीड को ऑन करके रखा है तो ऊपर ना किधर तो ऐसा आता होगा 300 kbps, केबी पर सेकेंड। फिर वो अचानक से 298 होएगा, फिर वो 200 हो जाएगा, फिर वो 160 185 हो जाएगा। मतलब ऐसे धीरे धीरे कम होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, फिर जीरो आता है और फिर जाके 300 वापस से दिखाता है। क्या तुमने ऐसा चीज कभी नोटिस किया? जिन जिन ने नोटिस किया यस लिखो। फ्लक्चुएट होता रहता है, बट एक स्पेसिफिक नंबर से शुरू होता है, जीरो पे जाता है और फिर वापस से एक नंबर से शुरू होता है ना? यस, यही तो चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है पता है? कि पहले क्या हुआ ना, एक 300 kbps का पूरा डेटा पैकेट आया। एक पूरा डेटा पैकेट जो आया वो 300 kbps का आया। वो पूरा जब तक खत्म नहीं हुआ ना तब तक दूसरा पैकेट नहीं आ पाया। उसको उस एक पैकेट को हम लोग फोटोन बोलते हैं। जब पैकेट ऑफ एनर्जी होती है ना बच्चों, उसको फोटोन बोलते हैं। लाइट के केस में इसको फोटोन बोलते हैं, बाकी में कुछ और बोलेंगे। सॉरी। बट लाइट का केस में एक फोटोन मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। समझ में आया क्या सबको? है ना? अब एक फोटोन की जो एनर्जी पैकेट होती है ना बच्चों, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना वो होती है एच नी। तुम लोग बोलेगा सर ये क्या चीज है? देखो, ई इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ फोटोन। एनर्जी इन अ फोटोन। फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो होता है ई मेरा। एच होता है बच्चों मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि मैक्स प्लैंक ने ये थियोरी बनाई थी इसलिए उसकी एक प्लैंक्स कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 6.63 इंटू 10 रेस। अच्छा, मैं थोड़ा चेंजेस करना चाहूंगा। 6256 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है एच का वैल्यू। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 6.63 इंटू 10⁻⁻34 लिखते हैं। हम लोग इसको कभी भी कोई भी समय 6256 इतना बड़ा नंबर नहीं लेते, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करते समय सच में हमारी सांसें अटक जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं नू। अब नू क्या चीज है ना बच्चों? इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का बाकायदा यूनिट जो होता है वो होता है हर्ट्ज। तो जब भी लाइट ट्रैवल करती है, मान लो लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो लाइट जो ट्रैवल कर रही है ना वैसे पैकेट ऑफ एनर्जी में ट्रैवल करती है। और हर पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते कहते हैं फोटॉन्स। क्या ये बात सबको समझ रहा है? लाइट जब भी ट्रैवल करती है ना बच्चों, एक फोटोन के फॉर्म में फोटॉन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। और हर फोटोन की जो एनर्जी होती है ना बच्चा, दैट इज ई इक्वल टू एच वी। इनको हम लोग फोटोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इनको क्वांटम बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। हाँ, इनका प्लूरल देखेंगे तो फोटॉन्स होगा इनका प्लूरल और क्वांटा होगा इनका प्लूरल। फोटॉन्स या क्वांटा जो है उनका प्लूरल है। बट एक पैकेट के अंदर एनर्जी कितनी होती है? एच नू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, नू इज फ्रीक्वेंसी। और मेरा एक स्पेसिफिक तुम लोगों को ना एक ये है रिक्वेस्ट है कि बच्चा लोग इसको ना याद रख, भूलना नहीं, क्योंकि ना इस चैप्टर के जो सम्स है ना, लेट मी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स बहुत इजी है बट उसके कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल। जब इस चैप्टर के हम लोग सम्स करेंगे ना तो तुमको पता चलेगा सम्स लाइक चिल्ली सम्स है, बट इसके कैलकुलेशन बहुत गंदे हैं। लाइक एच की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आएंगी ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। और वहीं पे बच्चों के मार्क्स चले जाते हैं, वो लोग सम्स करने को डर जाते हैं क्योंकि इसके कैलकुलेशन बहुत गंदे होते हैं। बात समझ में आया क्या सबको? अब एक और चीज जो तुम्हें इस टॉपिक में पता होनी चाहिए, दैट इज अबाउट सी। व्हाट इज सी बच्चों? सी क्या होता है? सी 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 फॉर कैट। व्हाट इज सी? क्या किसी को सी के बारे में कुछ पता है? एनी आइडिया अबाउट सी? यस, Speed of light. यस, वेरी वेरी नाइस। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज सी बच्चों? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू है ना, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं जो इतना सारा लिखता हूँ स्क्रीन पे, तो तुमको क्लियर दिखता है ना कि ऐसा लगता है कि बहुत गर्दी गर्दी हो गया है? अगर क्लियर नहीं दिखता तो बोलो। हाँ, गर्दी गर्दी लग रहा है ना तो हमने इसको अलग पेज पे ले जाओ। बताओ जरा, अगर क्लियर लिख रहा है तो टाइप है यस, नहीं दिखता है तो टाइप है नो। ओके, वेरी गुड। मैं कहता हूँ ना, मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे फोन स्क्रीन में कैसा दिखता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले पूछ लेता हूँ। तो सी होता है ना बच्चा, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर। अभी 3 लाख किलोमीटर जो है वो हमारा ऐसा यूनिट तो है नहीं ना, जैसे मैं तो मीटर पर सेकेंड में बोलता हूँ। और मैं कभी भी सम्स करो, थियरी करो, कुछ भी करूँ, मैं मीटर पर सेकेंड में ही डील करता हूँ। मैं किलोमीटर पर सेकेंड में या कोई भी दूसरा यूनिट में डील नहीं करता। मैंने CGS, ना MKS, no, I don't give shit to any other system of units. I only consider one system of unit and that is मेरा SI system of units, ठीक है? And the C basically is written as nu lambda, जहाँ पे nu होता है उसका frequency और lambda होता है उसका wavelength। lambda क्या होता है बच्चों? उसका होता है wavelength। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या तुमने ये पढ़ा है? क्या तुमने C इज इक्वल टू नू लैम्डा में न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ है, ये जानते हो? अगर नहीं पढ़ा था तो अभी याद रखो। नहीं अगर पढ़ा था तो अभी याद रखो। C इज इक्वल टू नू लैम्डा, ठीक है? अब इसमें से मैं क्या डराइव कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। हमने पढ़ा कि फॉर अ फोटोन इसकी एनर्जी जो होती है उसको मैं लिखता हूँ E से, और E की वैल्यू होगी एच नू। और मैं ये भी जानता हूँ कि C जो होता है वो मेरा होता है नू लैम्डा। यहाँ से अगर मैं नू की वैल्यू ढूंढो तो ये होता है C/λ। क्या सबको ये दिख रहा है? अगर मैंने नू की वैल्यू ढूंढी तो ये होगा C/λ, तो मैं एनर्जी को hc/λ भी लिख सकता हूँ। समझ में आया सबको? मैंने इसको कलर करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा तो लगे। यहाँ कलर क्यों नहीं हो रहा? हाँ हाँ, नहीं हो रहा। सबको ये बात पटी? तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं पटी तो बोलो, मैं रिवाइज करवा दी। ये फोटो नहीं समझता ना बच्चे, बाद में मेरे को रिवर्स आके पूछते हैं। यस। अब मेरे पास जितने भी मेटल्स होते हैं,
ये सारे जो मेटल्स होते हैं ना बच्चे, ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेरे साथ बोलो, क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जब मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलता हूँ ना बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। व्हाट आर दीज? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। इन ये ना बहुत इजीली, नहीं कुछ डिराइव नहीं कर रहे, मैं सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बच्चों। ये अनदर कॉन्सेप्ट मेटल्स के बारे में। पहले मैंने तुमको फोटोन के बारे में बताया, उसके एनर्जी के बारे में बताया, अब मैं तुमको मेटल्स के बारे में बता रहा हूँ। कोई डेरिवेशन नहीं करना। जब डेरिवेशन आएगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि भैया डेरिवेशन आ रहा है। ठीक है, हम मेटल्स के बारे में पढ़ा। मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, जिनको बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन देने में मजा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूँ सोडियम जो चीज है ना बच्चे, सोडियम Na, ये बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। कैल्शियम बहुत इजीली 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये सब सॉल्ट, ये सब मेटल्स है मेरे। मैग्नीशियम बहुत इजीली 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एल्यूमिनियम बहुत इजीली 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बात समझ रहे हैं? ये सारे जो एलिमेंट्स है ना बच्चे, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है। ये बहुत ही आराम से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं। बहुत इजीली ये जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। बात समझ में आया सबको? अब कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? जो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जिसको लोग बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना सबसे इजी होता है। लास्ट ऑर्बिट जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी होता है, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट। बात समझ में आया? बात समझे? लास्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल के केस में उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको आज? इसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ना कोई ये नहीं होता, लॉयल्टी नहीं होती, आज इसके साथ कल उसके साथ, कैसा प्यार, ऐसा प्यार व्यार नहीं होता इनके बीच में। इसको जहां प्रॉफिट मिला ये वहां चले जाएगा। बात समझ में आया? ये होता है मेरे मेटल्स के। बात समझ में आया? वही बताओ। यस, it took me a good lot of effort to write that in Hindi. Type a yes if you understood. और केमिस्ट्री में ना बहुत सारे टॉपिक्स है जो यही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हो। पूरी आधी केमिस्ट्री तो मैं बोलूँ यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कांड है, जिसकी वजह से हमको मिलता है। ये यस टाइप करो, ये क्या कंफ्यूज हो जैसा बैठे तुम लोग। यस, ठीक है। अब अभी आता है चैप्टर शुरू। देखो ये हेनरी होर्ट्ज नाम का जो बंदा था ना जिसने फ्रीक्वेंसी बनाई थी, उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरे को ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए पहले तुमको मेटल्स के नेचर के बारे में बताना था, और बताना था कि लाइट किस चीज से बनती है, क्योंकि इसमें हम लोग फोटोन्स को यूज करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग मेटल्स को यूज करने वाले, हम लोग ये सारे टॉपिक्स को यूज करने वाले। इसीलिए मैंने तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने का मतलब सोचा। ये सारा जो थियोरी था वो मैंने सिखा। अब मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, ये हेनरी हर्ट्ज ने बनाया था। इनके अनुसार मान लो ये कोई मेटल है। ये क्या है बच्चा? कोई मेरा मेटल है। तो इस मेटल को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये मेटल आया। अब इस मेटल पे ना लाइट गिरती है। अब लाइट जो गिर रही है बेटा, जो रेडिएशन गिर रही है, ये रेडिएशन के अंदर क्या है? फोटॉन्स है। तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरे मेटल पे फोटॉन्स गिरती है। क्या होती है? मेरे मेटल पे फोटॉन्स गिरती है। अब जब मेरे मेटल पे फोटॉन गिरती है तो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुमको नहीं लगता वो उनको वो एनर्जी मिल जाएगी, फोटॉन की एनर्जी? हाँ या नहीं? अगर मेरे मेटल के आउटर मोस्ट सरफेस में मेरे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल से बेवफा है, जिनको मेटल से प्यार है नहीं, वो कभी भी बाहर जा सकता है, कभी भी अंदर आ सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनको ये फोटॉन्स टकराएंगे तो फोटॉन्स के पास जो एनर्जी है दैट इज ई इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी क्या ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता? कर सकता है।
और यहाँ पे यही होता है, ये जो फोटॉन्स होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। ये क्या करती है बेटा, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और ये बाहर निकल आते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, बाहर निकल आते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना, इट इज नथिंग बट द एमिशन ऑफ electrons from the outermost surface of a metal when radiation, basically टेक्स्ट बुक में लाइट लिखा है, मैं रेडिएशन लिख रहा हूँ, of a suitable frequency is incident on its surface। अब ये लास्ट वाला जो लाइन है ना, ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इसको बाद में पढ़ना। क्या बाकी का जो है वो तुमको समझ में आया क्या? गुड, ऑन इट्स सूटेबल फ्रीक्वेंसी थिंग, बाकी पे फोकस करो। क्या तुम्हें बाकी का लाइन जो है वो समझ में आया? समझ में तो टाइप पर यस, तो मैं आगे बढ़ूंगा फटा। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे फोटॉन्स आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, फोटॉन्स आ रहा है। ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ठीक है। अब ये जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक टॉपिक है सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इस सूटेबल फ्रीक्वेंसी को ना पकड़ भैया, ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से। एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। नॉट मतलब जीरो। ये क्या पता है, ये बोलती है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हर मेटल के पास ना एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको थ्रेशोल्ड बोलेंगे। हर मेटल का अलग भी होगा, ऐसा नहीं कि हर मेटल का सेम। इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच, मतलब सॉरी विथ विच नहीं लिखूंगा मैं, इट्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके ऊपर की अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी आके हिट करेगी ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बट इससे कम की फ्रीक्वेंसी अगर आके हिट करती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। ये मेरा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। क्या है बेटा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी? ये मेरा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है विथ विथ, बात समझ में? अगर इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी ना तो पक्का इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बट इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी की लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकलेंगे। बात समझ में? मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which photoelectric effect is possible, below which photoelectric effect is not possible। ठीक है बच्चा, एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ, हेलो, मैं घर पे ही हूँ सर, एक। ओके बच्चे लोग, आई एम सो सॉरी, देयर वाज एन इम्पोर्टेंट कॉल, इसलिए आई वाज टू हंग अप देयर फॉर लाइक 5 मिनट्स। सो यस, हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कॉन्सेप्ट समझ गए क्या बच्चे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे अगर मैं मेरे इलेक्ट्रॉन को हिट, मेटल को हिट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट उसकी कम की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बिलो विच, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू ओम।
तारीफें करते रहो, मेरे को तारीफें सुनना बहुत पसंद है। लाइक आई लिव फॉर तारीफ, आई गेस। मेरी जिंदगी मेरी तारीफों के कारण ही चलती है। यो गुड। तो दैट वाज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक रिलेशनशिप बताता हूँ मैं, ध्यान से। मेरा नहीं बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि c इज इक्वल टू नो लैम्डा। क्या c द स्पीड ऑफ लाइट क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है? क्या स्पीड ऑफ लाइट के लिए मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है? तो कांस्टेंट इज इक्वल टू नो लैम्डा। तो नो इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा। जिसे ये समझता है कि नो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? नो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो तुमको नहीं लगता कि वेवलेंथ जो होगा वो एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगा? मैं ज्यादा बकवास नहीं कर रहा, मैं कम बकवास करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमको समझ में आ जाए, है ना? सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वर्ड था वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए था। मतलब क्या है कि इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी आई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे कम की फ्रीक्वेंसी आई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या बोलता है कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे ज्यादा की वेवलेंथ आई ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इसके कम की वेवलेंथ आई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया? ये मैक्सिमम वेवलेंथ है लैम्डा नॉट और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। ऑसम। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ गया। अब मैं तुमको इसका स्टोरी बताता हूँ। जो हेनरी हर्ट्ज, ये बंदे ने इसके एक्सपेरिमेंट को ढूंढा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट कैसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको विज्ञान पता होता है बट उनको इंटरेस्ट तो नहीं होता उसमें। ये वो बंदा था। इसको फिर से जन्मों बाद, मतलब लिटरली 100 साल के बाद में, एक आइंस्टाइन नाम के बंदे ने इसको उठाया और उन्होंने क्रिएट किया समथिंग कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और इसके अंदर से ऑब्जर्वेशन निकाले, सब कुछ ढूंढ के निकाला। और जब उसने ये ढूंढ के निकाला ना, उसको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जो बेसिकली उसने नहीं एक्सप्लेन किया, हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया। कॉन्सेप्ट निकाल के हर्ट्ज ने दिया, कॉन्सेप्ट निकाल के हर्ट्ज ने दिया था, बट आइंस्टाइन ने उसको प्रूव किया। जानवी, मैं एग्जाम्पल वाला जो पॉइंट है ना, मैं फिर से लेके आऊंगा, डो नॉट वरी, अभी नहीं, थोड़े समय फिर से जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा ना तुमको, तब मैं एग्जाम्पल वाला कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, डो नॉट। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कभी कभी एग्जामिनर्स को पसंद आ जाता है। उन्होंने पास्ट में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरे को थोड़ा इसको प्रिटी प्रिटी बनाने का आज मूड है। आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा नहीं था, अच्छा ही था, मतलब मैं सोया हुआ आज अच्छा खासा, काफी टाइम बाद। दिस इज बेटर आई गेस। लेट मी जस्ट कलर इट डाउन to something nice and decent, साजी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बेसिकली क्या चीज बात है इसमें ना, हमको क्या करना है पता है? एक हार्ड ग्लास ट्यूब लेना है। सबसे पहले क्या लेना है बोला? एक हार्ड ग्लास ट्यूब। अब ये सैलरी आ गई होगी ना, तो फिर दिल में दर्द हुआ रे। नहीं आई है अभी तक, सच्ची नहीं आई है।
ये एक हार्ड ग्लास ट्यूब ले लिया और इस हार्ड ग्लास ट्यूब में हमने एक विंडो बनाई है। विंडो ऑब्वियसली एक ही काम के लिए बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि लाइट जो है हमको चाहिए ना कि लाइट अंदर एंट्री करे। लाइट का तो आना जरूरी है अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना है। तो मैंने एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया और उसके अंदर से उसको एक विंडो दे दी। क्या दे दी बताओ? यहाँ पे मैंने उसको दे दी एक विंडो। ये विंडो को मैं W से मेंशन कर दूं। ठीक है, अब आई एम गोइंग टू कोट इट इनसाइड with ZNS screen. I'm to go quote this thing inside with ZNS. अब ZNS जिंक सल्फाइड जो चीज होती है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का जो बेसिक काम है वो क्या है कि भैया इस पे ना अगर कोई पार्टिकल हिट करती ना तो वहां पे ऐसा ना दाग आ जाएंगे। ये तुमने ना कहाँ पे पढ़ा है पता है? 11th स्टैंडर्ड में जब तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिखाया जा रहा था ना, तब तुमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा था। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या था पता है कि ऐसा ही एक हार्ड ग्लास ट्यूब होगा जिसको अंदर से ना मैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दूंगा ZNF। ये रेडियम जैसा ही काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेटल होगा, यहाँ पे एक मेटल होगा। इस मेटल को, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एमिटर, क्योंकि मैं चाहूंगा क्या पता है कि भैया यहाँ से ना लाइट एंट्री मारे और इस मेटल पे गिरे और इस मेटल से निकले इलेक्ट्रॉन। कौन निकले बेटा? इलेक्ट्रॉन्स निकले। बात समझ में? ये मेरा दिमाग में बैठा हो। अब दूसरी तरफ मैं लूंगा कलेक्टर। क्या लूंगा मैं यहाँ पे? कलेक्टर प्लेट। तो एक प्लेट है मेरा एमिटर और एक प्लेट है मेरा कलेक्टर। लॉजिक के अनुसार जैसे मैंने बोला कि मैं क्या चाहता हूँ कि लाइट जो है वो आए, इस मेटल पे गिरे और इस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले और इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहूंगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहूंगा मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को? इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहने वाला हूँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहीं जमा होंगे और कहीं एक करंट की तरह घूमने वाले। इस करंट को मैं बोलने वाला हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, अगर समझ में आया अभी तक जितना मैंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, तो टाइप थम्स अप, थम्स अप, यस, नो, एनीथिंग। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना बच्चा, अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे ना तो हम लोग बोलेंगे कि उनको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उन्हें? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को चाहिए कि कलेक्टर प्लेट की तरफ मेरे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो मेरे को कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा या नेगेटिव बनाना? ओके, वैभव मिश्रा कहाँ पे आप अटके बेटा, जरा बता दो। यस पुनीत, यस एग्जैक्टली, मेरे को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कलेक्टर प्लेट को। वेरी गुड। तो मैंने मेरे कलेक्टर प्लेट को बना दिया पॉजिटिव और उसके अनुसार क्योंकि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए एमिटर प्लेट से, तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली बनाऊंगा नेगेटिव। ठीक है, अब वैभव के लिए हम लोग एक थोड़ा सा ना ब्रेक लेंगे। पूरा जो चीजें हैं मैं उसको थोड़ा वापस से रिवाइज करा दूंगा, सब लोग ध्यान से देखना। सब लोग, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली है और हार्ड ग्लास ट्यूब क्या है ये सबको पता चल रहा है ना। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे अपैरेटस लिया ना, इसको हम लोग हार्ड ग्लास ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, हार्ड ग्लास ट्यूब इसलिए लिया जाता है क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, प्रेशर रेजिस्टेंट होता है। ज्यादा टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने के कारण ये चीजें जो है, ये हर ट्यूब जो है वो टूटते नहीं है। ये ट्यूब जो है वो टूटते नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड ग्लास ट्यूब। सबसे पहली चीज। सेकेंडली, इस हार्ड ग्लास ट्यूब को हम लोग इंटरनली कोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ZNS मटेरियल। ZNS मतलब जिंक सल्फाइड होता है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है। जैसे इसके ऊपर कोई पार्टिकल गिरती है ना बच्चों, तो इस पे एक स्पॉट क्रिएट होता है, एक दाग क्रिएट होता है, जो हमारे को बता देता है कि भैया यहाँ पे एक पार्टिकल आके गिरा, यहाँ पे एक पार्टिकल आके गिरा था। बात समझ में आया?
अगर तुम लोग ऐसा रास्ते पे चल रहे हो और एक कांच का दरवाजा दिखता है, कांच के दरवाजे पे किसी ने थूक, क्या बोलते हैं, ऐसा वो क्लोजअप के एड में कैसा हाँ करते हैं, तो वहां पे एक पैच आता है जिसमें दूसरे साइड से लड़का ऐसा दिल बना के लेके जाता है। देखो कि नहीं देखे? ग्लास के अंदर कोई प्रेशर या कोई टेम्परेचर देने की जरूरत, बट क्या तुमने वो क्लोजअप का एड देखा है, वो गंदा सा एड जिसमें लड़का आता था, फूक मारता है और फिर उसी गंदगी में वो एक दिल बना के लेके जाता है, लड़कियां हाय मेरा दिल ले गया ऐसा करती है। देखा है ना? हाँ। वैसे बकवास मत देखा करो, सबसे पहले तो मैं वही बोलूंगा। ठीक है? तो वैसे कुछ इसमें भी होता है। हाँ एग्जैक्टली, ये सबसे कोरोना फैलता है। ये जंगली जानवर को पता नहीं होता है कैसा मुंह से गंदी गंदी आवाजें नहीं, गंदी गंदी चीजें नहीं निकालते करके, और लोग कोरोना फैला रहे हैं सब लोग। बट तुम लोग नहीं करोगे ऐसा, ठीक है? तुम जिम्मेदार बच्चे हो। मन में तुम भले गालियां दे रहे हो एक दूसरे को, बट तुम जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ मैंने जिंक सल्फाइड का स्क्रीन जो है वो लगा दिया। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एक विंडो रखा है, ये वाली विंडो, क्योंकि मेरे को चाहिए कि भाई लाइट जो है ना वो यहाँ से ऐसे एंट्री मारे। क्या करेगी लाइट? लाइट जो है वो बेचारी चीज यहाँ से ऐसे एंट्री मारेगी और इस एमिटर प्लेट को ऐसा गिरेगी। अब एमिटर प्लेट पे जब लाइट गिरेगी ना, तो यहाँ से निकलेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भैया, हम ये पूरा कांड इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कर। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? इनको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं एक लाइन में खड़ा कर दूं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हम लोग इसको कहते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसे कहते हैं फोटो करंट। अब एकदम से सबको समझ में आया कि- ठीक है? ओ भाई लोग, तुम लोग तो देख, तेरे को नहीं लगता कि तुझे नीचे तक से बात कर लेना चाहिए था? तो फोटो करंट विल बी ऑन दैट नेगेटिव प्लेट। ओके। देखो बच्चों, ये नेगेटिव होगा तभी इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या? नहीं ना। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए, सब आ गए, सब लोग समझ गए। अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीजें और ड्रॉ करूँ। मैं इसको ले जाऊंगा एंड आई टेक इट टू कम्यूटेटर की। अब तुम बोले सर ये कम्यूटेटर की क्या बकवास है सर? अरे कोई बकवास नहीं बेटा, ये कम्यूटेटर का काम क्या होता है पता है? कि आज मैंने एमिटर को बनाया नेगेटिव और कलेक्टर को बनाया पॉजिटिव। मेरा मन किया मैं कल को कलेक्टर को बना देगा नेगेटिव और एमिटर को बना देगा पॉजिटिव। मैं समझ रहा, मेरे को पोटेंशियल अगर चेंज करना है तो मैं कम्यूटेटर की मदद लूंगा। क्या सबको अभी दिमाग में सेट हुआ कि कम्यूटेटर की क्या होता है करके? है ना? अब सिर्फ इतना नहीं है, कम्यूटेटर की के बाद अभी यहाँ पे करंट तो निकल रहा है, यहाँ पे करंट जो है वो निकल तो रहा है। अब ये करंट जो निकल रहा है ना बेटा, इस करंट को मेजर करने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना बहुत छोटा सा करंट निकल रहा है, एक माइक्रोमीटर लगा दूँ। ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैसे एक माइक्रोमीटर लगा दूंगा। और मैं यहाँ पे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दूँ। अच्छा, सिर्फ इतने भी नहीं गेम खत्म होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और काम करने के लिए एक वोल्टेज भी लगाऊंगा, एक बैटरी भी लगाऊंगा। लेकिन ये बैटरी कैसी रहेगी पता है? ये एक वेरिएबल पावर सोर्स। क्या रहेगा बेटा? ये एक वेरिएबल पावर सोर्स होगा, एक ऐसा पावर सोर्स जिसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा टेढ़ा बैठा इसलिए हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ गई, डायग्राम भी गंदा आ रहा है। ये पावर सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल पावर सोर्स। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या इतना सबको समझ में? कम्यूटेटर की, वोल्ट मीटर, माइक्रोमीटर और ये वेरिएबल पावर सोर्स। करने का जो मेन रीजन था, ये सारा ड्रामा करने का जो मेन रीजन था वो यही था कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस एमिटर प्लेट से निकले और इस कलेक्टर प्लेट की तरफ चले जाए। ठीक है? अब मैंने एमिटर को नेगेटिव लिखा है, मैंने एमिटर प्लेट को नेगेटिव लिखा है और कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव लिखा है। मेरे को एक चीज सच्ची बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों का एक्चुअल वोल्टेज -2 वोल्ट और उसका मान लो +5 वोल्ट ऐसा है क्या?
तो मैं इसको प्लस माइनस लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है कि एक का माइनस में वोल्टेज और एक का प्लस में वोल्टेज है। ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या कि कुछ और कॉन्सेप्ट हो सकता है इसके पीछे? क्या ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कुछ और है? हम्म, कुछ और है, ओके। देखो, रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट माइनस और प्लस का नहीं है। रियलिटी में जब हम लोग माइनस लिखते हैं ना, इसका मतलब इसका पोटेंशियल लो है, और जब मैं इसको प्लस लिखता हूँ ना, इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाई है। बस यही है कॉन्सेप्ट। हम लोग एक को लो पोटेंशियल लिखते हैं और एक को हाई पोटेंशियल लिखते हैं। इसको 2 वोल्ट बना सकते हैं, इसको 5 वोल्ट बना सकते हैं, और कोई तकलीफ नहीं। जरूरी नहीं कि इसके नेगेटिव लिख दिया इसका मतलब इसको -2 वोल्ट होना, और इसको प्लस लिखा मतलब इसको +5 वोल्ट होना, नहीं है। कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये हाई और लो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। ये कहीं पे भी प्लस का और माइनस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये माइनस प्लस क्यों लिखते हैं? क्योंकि पहले से लिखा जा रहा है इसलिए आज लिखते हैं, वरना ऐसा कोई माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अभी सबको फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो ज्ञान की जरूरत थी, वो ज्ञान सबको मिल गया। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है सबको समझ में आ गया। क्या ये बात सही है सबके दिमाग में? If you have understood the entire experiment really nice, type a yes, and at least 15 yes I want to before I start with the next topic. And 15 yes from different people, huh? From different people. एक बच्चे से नहीं। Yo, I got 15 yeses coming from yes, Papa DM'd me twice, but okay, I'll get that. चल, जाएगा, ये पेज खत्म हो गया मेरा पढ़ा के। अब हम ना कुछ ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करें, कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस पे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हमने क्या बोला कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ओनली देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस हो। अब तुम लोग बोलेगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा? ठीक है, क्या सबने ये नाम सुना है? क्या सबने अभी तक ये विबग्योर का कॉन्सेप्ट सुना है क्या? ओ एक सेकेंड रुका। हम एक कुछ पुराने डाउट्स है वो मैं पहले खत्म कर दूं, फिर उसके बाद मैं विबग्योर पे आऊंगा। सर, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है यहाँ पर? कम्यूटेटर का काम जो होता है ना बेटा, वो पॉजिटिव नेगेटिव है ना। कल को अगर उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना रहा तो कम्यूटेटर जो है वो काम करेगा। ठीक है। काना ऑल्सो द सेम डाउट। वेरिएबल पावर सोर्स, वेरिएबल पावर सोर्स कभी मेरे को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, कब मुझे कम वोल्टेज चाहिए, तो उसके कारण, और वो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ है वेरिएबल पावर सोर्स। ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज है, ये हमारा जो ये है ना, विजिबल लाइट है उसका स्पेक्ट्रम। ये हमारा विजिबल लाइट है उसका स्पेक्ट्रम है, बात समझ में आया? अब वायलेट जो कलर है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है।
और रेड जो है ना बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे मेरे को ये तो समझ में आ गया, ट्रैफिक सिग्नल ही है एग्जैक्टली। हम लोग अभी सिग्नल पे है, वायलेट कलर की लाइट डाली ना, उतनी ब्राइट नहीं दिखती। अब जैसे तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अब ये जो कलर है ना, ये पर्पल, और ये आया मेरा रेड। रेड और पर्पल में ज्यादा ब्राइट कौन सा है? बाई डिफॉल्ट रेड है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और पर्पल की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। ये समझ जाना, जो ज्यादा ब्राइट दिखे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जो कम ब्राइट दिखे उसकी फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है। अब मान लो किसी भी एक मटेरियल के लिए मेरा ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ग्रीन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ग्रीन। इसका मतलब क्या पता है? इफ आई यूज एनी कलर येलो ऑरेंज रेड जिनकी फ्रीक्वेंसी बाई डिफॉल्ट ग्रीन से ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बट इफ आई यूज वायलेट इंडिगो ब्लू जिनकी ग्रीन से कम की फ्रीक्वेंसी है, वो उनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में? लॉजिक समझे क्या समझो? ये बोलता है कि अगर ग्रीन जो है ये मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो येलो ऑरेंज और रेड से ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो होगा। बट वायलेट इंडिगो ब्लू से मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। ये है कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया? रेड हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है ना बेटा, उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा छोटा होता है उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी इतना समझ में आ गया। वायलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स ना बहुत मुश्किल होगा समझने में, बट अगर मैं तुमको वेवलेंथ बता दूं ना, तो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एम्स्ट्रॉन्ग, सॉरी 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 7000 एम्स्ट्रॉन्ग के आसपास होता है, 7-8000 एम्स्ट्रॉन्ग के अराउंड होता है। और लाइट का जो, इसका रेड का जो वेवलेंथ होता है ना, वो अराउंड 4000 एम्स्ट्रॉन्ग होता है। और एक एम्स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, याद रहे। अगर किसी को डाउट है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन एनी मैनर। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन एनी मैनर। बात समझ में? इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बेटा, शायद ना कंफ्यूजन हो गया है। रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होता है रेड का। जो ज्यादा ब्राइट दिखे उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, बात खत्म। अब ग्रीन लगा दोगे, ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तुमको शेड्स दिखा, ठीक है, मान लो मैं लेके गया तुमको ग्रीन में। अब देखो यहाँ पे, ये वाले कॉलम पे देखना, ये वाले पे, ये मतलब टच देखो, ये वाले कॉलम पे देखना। ठीक है, ये वाला येलो है, और एक ये वाला येलो, ये भी येलो ही है, बट ब्राइट कौन सा है? ये वाला। तो इसकी फ्रीक्वेंसी येलो की ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी येलो की कम है। बात समझ में? वहीं पे लेट मी टॉक अबाउट ग्रीन। ये वाला ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बट ये वाला ग्रीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। बात समझ में? जैसे मैं इसको डार्कर करे जा रहा हूँ ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाती है। जैसे उसको लाइट करूंगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? बढ़ते जाती है। बात समझ में? तो फ्रीक्वेंसी जो लाइट की होती है ना, उसकी ब्राइटनेस पर डिपेंड करती है। बट एक चीज और है, क्या पता है? क्या पता है कि अगर मैंने वायलेट इंडिगो ब्लू लिया और मैंने उनकी ब्राइटनेस को बहुत बढ़ा दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट यूज करा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रीन है, तो ग्रीन में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ग्रीन में इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। वायलेट में, इंडिगो में, ब्लू में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि नहीं मैं वायलेट इंडिगो ब्लू का ना बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट यूज करूंगा, तो क्या निकलेगा? नहीं। क्या वो निकलेगा? नहीं। बात समझ में है? लेकिन येलो ऑरेंज रेड का मैंने थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग लाइट लाया ना,
तो भी इलेक्ट्रॉन, ग्रीन का भी, हाँ ग्रीन का भी, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड का, थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग लाइट लिया ना तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे। मैं समझ में? तो यहाँ पे मैं एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोलता है इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं कि आज लाइट गिरी कल सुबह इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा। इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, फटाफट लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकला। क्या बोला मैंने? लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकला। देर इज नो टाइम लैग, समय का बिल्कुल क्रंच नहीं होता इसमें। देर इज नो टाइम लैग, लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकला, बस बात खत्म। तीसरा ये बोलता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दैट इज अ वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन एमिशन। What it is? It's a one photon one electron emission process। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि 4 फोटोन आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन आके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, बिल्कुल नहीं है। ये 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन का ही शॉर्ट है, ये 4 फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन का सीन नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में है? तो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन एमिशन काइंड ऑफ थिंग, इसमें 4 फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग, ये चौथा पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन से इधर आया ना, चौथा पॉइंट मैं तुमको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट बोलता है कि अगर मेरी इफ ध्यान में रखना, अगर ये इफ वाला भूले ना तो लटक जाओगे। मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब बिग वाले पैटर्न में ना मेरा थ्रेशोल्ड मान लो क्या है, ग्रीन है। थ्रेशोल्ड कौन है मेरा? ग्रीन है। तो मान लो मैंने रेड कलर का लाइट यूज किया, ठीक है, रेड कलर का लाइट यूज किया, और मैं इसकी इंटेंसिटी यानी इसकी ब्राइटनेस को, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ। तो सीन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है? कि जैसा मैं उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा ना बच्चों, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ना वो ज्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा वो ज्यादा आएगा। बट कंडीशन क्या है? मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन अचीव नहीं होता ना, अगर ये कंडीशन अचीव नहीं होता तो ये कंडीशन भी अचीव नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकल पैटर्न में लूँ ना बच्चों, ग्राफ के अनुसार मैं अगर इसको सोचूं, ठीक है, मैंने उसके वाई एक्सिस पे लिख दिया इंटेंसिटी, नहीं उसके एक्स एक्सिस पे लिखा मैंने इंटेंसिटी, और वाई एक्सिस पे लिखा मैंने उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरा लिख सकते हो चाहिए तो, या फिर सादा फोटो करंट भी लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसे केस में जो ग्राफ आता है ना बच्चों, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। व्हाट इट इज? अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना तुम ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोटो करंट जो है वो जनरेट होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर क्यों होगा ऐसा, क्यों ऐसा होगा, क्यों क्यों हाई फ्रीक्वेंसी पे हाई इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, हाई है, तो उसके अंदर फोटॉन्स जो होंगे ना वो भी ज्यादा होंगे, हाई होंगे, मोर होंगे। अगर फोटॉन ज्यादा है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा होंगे। पर ये सिर्फ तभी निकल पाएंगे ना जब मेरा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे? क्या टाइप यस और टाइप नो। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे? अगर तुम उम्मीद करते हो कि अगले 6 महीने में कहीं तुमको एक प्राइवेट डीएम आ जाए जहाँ पे तुम्हें तुमसे अपने प्यार का इजहार कोई कर बैठे, तो टाइप यस, मतलब टाइप समथिंग, टाइप यस और टाइप नो। अगर इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटॉन्स बढ़ेंगे और क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे? ठीक है, बस कॉन्सेप्ट इतना ही था। मेरे को लगता है सबको कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से समझ गया है। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में ना बच्चों हमने एक, मैंने तुमको एक चीज बोला था जो मैंने किया नहीं था, तो मैं आज करने का सोच रहा हूँ। ठीक है,
मैं तुम लोग को बोलने वाला था कि हाउ कैन समवन स्कोर 90% इवन इफ दे स्टार्ट नाउ। स्कीम बता रहा हूँ, स्कीम स्कीम बता। और सिर्फ 90% बोर्ड में नहीं, मैं बोल रहा जेई नीट में भी तुम लोग अच्छा स्कोर कर सकते, बट उसके लिए तुमको टाइम का ना पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर सुनना है तो मेरे को ना एक हार्ट वाला इमोजी डालो, और मेरे को थोड़ा भाव खाने का मन है, अच्छा एक हार्ट वाला इमोजी डालो। हमदर्द विमदर्द नहीं चाहिए, हार्ट, दिल, दिल, ओनली दिल, ऐसे नहीं चलेगा। यो यो ओ, चुम्मा चुम्मा, यो। चल, अब हम लोग सब चाहते बहुत कुछ है, बट मिलता अपने को है नहीं, और ये उनमें से एक सपना है। ठीक है, चाहते क्या बोलते हैं, बहुत हो मगर मिलती नहीं है, क्या कुछ तो था ना वो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसे ही कुछ तो है। कोशिश कर रहा था बट डिड नॉट वर्क आउट। ठीक है, बट नाउ देयर इज समथिंग दैट इज अ ग्रेट न्यूज टू यू। सबसे पहला, गुड अमाउंट ऑफ योर सिलेबस हैज बीन डिलीटेड। इफ यू स्टिल डू नॉट नो कि कितना सिलेबस डिलीट हुआ है, प्लीज चेक आउट द वेबसाइट, यू विल श्योरली कम टू नो कि क्या सिलेबस डिलीट हुआ है। काफी अच्छा अमाउंट में सिलेबस डिलीट हुआ। अब डिलीटेड सिलेबस का फायदा क्या पता है, जो डिफिकल्ट पोर्शन था ना वो डिलीट हुआ, जो इजी पोर्शन था ना वो नहीं डिलीट हुआ। डिफिकल्ट इज डिलीटेड, द इजी पोर्शन इज नॉट डिलीटेड, दिस इज द बेस्ट पार्ट। हर चैप्टर में जो बहुत गंदा गंदा टॉपिक था ना वो डिलीट किया। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ बहुत सारे गंदे गंदे टॉपिक थे, वो सब डिलीट कर दिए उन्होंने। इसका फायदा क्या होगा, जो सिलेबस को पढ़ने के लिए पहले तुमको 6 घंटे लगते थे, वो शायद अभी तुमको 3 घंटे में या 4 घंटे में खत्म कर सकते हो। जो चैप्टर को 12 घंटे लगते थे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर था, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर बैठेगा तो उसको 12 घंटे या 10 घंटे तो लगेंगे। बट मैं अभी बोल सकता कि वो जो है ना वो तुम्हारे 3 से 4 या 5 या 6 घंटे में तो खत्म हो सकते हैं, अज्यूमिंग दैट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन योर एंटायर सिलेबस। बात समझ में आ रहा है? एक तो सिलेबस में से पोर्शन डिलीट होगा, पोर्शन जो डिलीट किया बहुत स्ट्रेटेजिकली डिलीटेड है। ठीक है, अब कुछ चीजें। सबसे पहला, अगर मैंने सोचा ध्यान से कि मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में डेज और टाइम काउंट करूँ, ठीक है, मैं फटाफट खत्म करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, बट बता रहा हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आज का तारीख है 6 अगस्त, 6 सितंबर, 6 अक्टूबर, 6 नवंबर। मेरे पास एग्जैक्टली 120 डेज है और 16 हफ्ते है। और ध्यान से अगर मैं सोचूं तो मेरे पास फिजिक्स में 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, मैथ्स में 15 चैप्टर है, बायो में 15 चैप्टर, हर सब्जेक्ट में 16-16 के आसपास चैप्टर पढ़ लिया। तो अगर मैंने 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट कंप्लीट किया इन एवरी वीक, जैसे 16 हफ्तों में मेरा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो सकता है, हाँ या नहीं? अब ये नंबर ये मत सोचना कि बैठना कि मेरे से कैसा होगा, उसका भी मैं तरीका बता दूंगा, बट फिलहाल क्या ये सबको समझ में आए। अगर हर हफ्ते मैंने एक एक सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर खत्म किया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, तो क्या मेरा सिलेबस नवंबर 6, मेरा बर्थडे नवंबर 8 को, मैं बता देता हूँ तुमको, मेरे को नवंबर 8 को ना ऐसा भेजने का, सर माई पोर्शन इज कम्प्लीटेड, द ईयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। नहीं तो तुम लोग ऐसा आईफोन वीफोन भी भेज सकते हो, पोर्शन की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बट या इफ यू कैन नॉट सेंड मी एन आईफोन और एन आईपैड और एनीथिंग वेरी समथिंग दैट आई वांट, तो एटलीस्ट ये भेजो कि सर मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। और जो लोग पोर्शन नहीं भेजना चाहते वो लोग भेज सकते हैं, सब। मैं कभी एक गिफ्ट को मना नहीं करता, लाइक कसम से, ऑल माई लाइफ। यू एवर फील लाइक नहीं सर को ना एक आईफोन गिफ्ट करने का है, पूछना नहीं, बिंदास गिफ्ट कर देना, सोचना भी नहीं है 2 बार।
दिस इज भीख मांगना इन ऑन एन अनदर लेवल. हाँ हाँ नहीं. हाँ एग्जैक्टली तेज हो रहे हैं वैसे तो हम. तो ये तो हो गया. अब बच्चे को बोलते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा, तो ये इज द ट्रिक. मंडे क्या कर रहा हूँ मैं. हाँ. ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. कुछ बोलेंगे सर हमको आता आगे बताओ करके, बट यस शाम को तुम्हारा क्लासेस होता है. प्रो लेवल के गुरु दक्षिणा, यस सही है यार. आई एम वेटिंग फॉर दैट वन स्टूडेंट जो मेरे को सच में किसी दिन आईफोन गिफ्ट कर. आज तक नहीं मिला. या सो अज्यूमिंग कि तुम्हारा क्लासेस जो होता है वो इवनिंग का होता है, तो इवनिंग टाइम जो है हम लोग क्लासेस के लिए फिक्स रखेंगे, रिजर्व रखेंगे. तो एक होता है मॉर्निंग और एक होता है आफ्टरनून. तुम्हारे पास तीन ही शिफ्ट होते हैं एक दिन में. अब रात में अगर पढ़ने वाले बच्चे हो जो क्लास खत्म होता है 9:30 बजे और फिर तुम 11 बजे से रात के 3 बजे तक पढ़ रहे हो तो बात अलग. तो तुम लोग मॉर्निंग आफ्टरनून में से एक स्लॉट को कैंसिल कर सकते हो, बट दिन में दो स्लॉट बनाओ सबसे पहले. यहाँ पे ऐसा स्लॉट बनाओ, पहले स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में मैथ्स उठा लो. थर्सडे फ्राइडे सैटरडे केम केम केम, बायो बायो बायो. ओके पुनीत, आई गेट बैक टू यू बाद में, बट फिलहाल के लिए ये एक स्ट्रैटेजी जो है ये मैं बोल रहा हूँ. और संडे को क्या करें. संडे को अगले वीक की प्लानिंग, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग. स्टेप वन. स्टेप टू, रिवाइज द एंटायर 4 चैप्टर जो तुमने प्रीवियस वीक में पढ़ा. जो भी तुमने प्रीवियस वीक में पढ़ा वो पढ़ने का. अब एक क्वेश्चन जो मैं बोलने वाला था और जो एक्चुअली क्वेश्चन आ गया चैट में, सर कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं आफ्टरनून में, अब मेरे को बताओ कि सोल्यूशन क्या है करके. तो यर लेट मी आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस. क्या तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे है? क्या तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं? किसके पास 25-26 है तो उनसे मैं बात नहीं कर सकता, मैं जादू नहीं हूँ. बट अगर तुम इस धरती के हो और तुम्हारे पास जीवन में हर दिन सुबह 24 घंटे ही मिलते हैं, तो मैं अज्यूम करता कि 8 घंटे तुमको नींद के चाहिए. वैसे आजकल के बच्चे 12, 13, 14, 16 घंटे भी सोते हैं, स्मार्ट है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जैक्टली सोना है तो 7.5 घंटे सो जाओ. इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग. मेंटल क्लैरिटी भी होगी और हेल्थ भी अच्छा रहेगा. 8 घंटा इनवाइट्स हेल्थ डिसऑर्डर्स, 8 से ज्यादा इनवाइट्स मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स. ठीक है. अब टेक्निकली स्पीकिंग हम हमारे जीवन का 1/3 जो है वो तो सोने में निकाल. और ये जरूरी है क्योंकि भैया नींद नहीं होगी तो बाकी का 2/3 में वैसे भी क्या उखाड़ोगे. तो 1/3 को सो जाओ. आई विल अप्रिशिएट कि अगर तुम लोग 8 घंटा सोते हो, बट उसके बाद कॉलेज होता है 6 घंटा. अब 6 घंटा चलेगा तो साला 1/3 तो वहीं चले गया ना. अब 6 घंटा कॉलेज में अब तुम लोग खाओगे, मुतोगे, हगोगे, जो भी करना है करोगे, तो मैं अज्यूम करता हूँ 4 घंटा तुम्हारे डेली कोर्स में चलेगा. तो टेक्निकली व्हाट यू आर लूजिंग इज 8 + 6 + 4. गणित करोगे तो 18 घंटे तो यहीं चले गए. क्लासेस वाले 3 से 4 घंटे खा गए तो बचा 21 आवर्स. और तुम लोग बोलते सर 3 घंटा अगर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलाएंगे तो जीवन में बचेगा ही क्या. अब मेरे को बताओ, अगर तुमने जीवन में बचेगा कि क्या चक्कर में चले गए तो क्या तुम्हारे जीवन में बचा भी क्या? कुछ बचा नहीं बचा. और तुमको पता है क्यों कि क्यों आईआईटी में किस कभी भी बॉम्बे का बच्चा नहीं मिलता? तुमको बताओ, मैं आईआईटी बॉम्बे में ना, तुमको बॉम्बे के बच्चे नहीं मिलेंगे. आईआईटी बॉम्बे में जो पवई में है वहां पे बॉम्बे के बच्चे नहीं मिलेंगे. वहां पे लाइक पूरे कैंपस में होंगे 6,000 बच्चे और 6,000 में से एक 10 बच्चे या 12 बच्चे मिलेंगे जो तुमको बॉम्बे के होंगे. बाकी के सारे बच्चे बाहर के ही होते हैं क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते हैं. और ये दिस इज द अल्टीमेट ट्रू फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ. कभी देखे नॉर्थ नॉर्थ में जो बच्चे हैं, कोटा वेटा के बच्चे लोग कॉलेज जाते हैं? कभी नहीं जाते लोग. उनका कॉलेज होता ही नहीं है, उनका क्लासेस ही होता है खाली. ठीक है. कभी तुमने गुजरात में बिट्स पिलानी वगैरह के लिए एडमिशन देखे जो बच्चों को देखे होंगे ना, अगर तुमने कभी भी आईआईटीज में, एनआईटीज में, नीट, एमबीबीएस में,
इस समय बच्चे कहीं कॉलेज नहीं जाते, ये सारे बच्चे सिर्फ क्लासेस जाते हैं, ये कॉलेज नहीं जाते। तो अभी तुमको क्या सोचना है कि वो 6 घंटा कॉलेज का जो है वो मैं मेरी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करूँ। अब वो करने का कैसे? मैं तो एक चीज बता, तुम्हारी क्लासेस कॉलेज में एक 60 की बैच होगी, 60 की बैच में से ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं। 25 कमेंट करो, कमेंट करो कितने बच्चे हैं जो टीचर के हर क्वेश्चन का आंसर हो, या 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का भी आंसर हो 60 की बैच के एक बैच में। सोचो 150 की बैच है, ओके, एक दो बच्चे रिप्लाई करे, बट कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं? 5 लोग, अराउंड 10 पीपल, अराउंड 10 पीपल। हाँ, 10 बच्चे जो है, अगर 60 की बैच है तो 10 बच्चे हैं, एक क्वेश्चन का तो दे ही देता हूँ। ओके, 6 to 8 आउट ऑफ 80, मतलब मैं बोलूंगा 10% बच्चे हैं जो रिप्लाई देते हैं, बट बाकी के 90% तो रिप्लाई नहीं देते, है ना? मैं अज्यूम करता कि 90% जो बच्चे हैं वो तुम्हारे क्लास में रिप्लाई नहीं, ठीक है? अब 90% बच्चे जो है रिप्लाई नहीं देते, क्या उनका अटेंडेंस नहीं मार्क हो रहा? क्या उनको बाद में प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिलेगा? मिलेगा ना सब कुछ। तो वाई नॉट बी द रेस्ट 90%, एंड क्यों वो 10% में बैठे हो जिनको भी उतना ही मिलने वाला है जो ये 90 को मिलने वाला है? हाँ, हो सकता है कि उनको तुम वो जो बच्चे हैं, उनको 28 मिले और तुमको 27, बट अगर मैंने वो 6 घंटा यूटिलाइज किया तो बाकी के जो 70 मार्क का पेपर है मैं उसमें 60 तो ला सकता हूँ ना। अगर मैंने यहाँ पे 6 घंटा वेस्ट किया तो मेरे को आएगा 40, ज्यादा से ज्यादा 40। तो अगर टेक्निकली सोचोगे तो फोन को चालू करो, फोन को बाजू में रखो, क्लास है तुम्हारा, नोट्स है तुम्हारे पास, टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो बैठ के पढ़ो ना। 6 घंटा कॉलेज में बर्बाद करना ही क्यों है तुमको? एक दिन का अटेंडेंस नहीं मिलेगा, 2 दिन का अटेंडेंस नहीं मिलेगा, खत्म। तो रिप्लाई ऑन कर, कैमरा ऑन करने को बोलते हैं तो रिप्लाई देना पड़ता है। अरे बोलो लैपटॉप पे नहीं है, मैं फोन पे नहीं है, बट सर हम लोग पीसी पे, पीसी में मेरे ये नहीं है, वेब कैम नहीं है, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। सर आपके लास्ट लेक्चर का नोट्स मिला नहीं था सर, मैम आज भेज देगी, टेंशन मत। नहीं सुन तो बोलने का सर आप हमारे घर पे वेब कैम भेजो करके, हमारे घर पे फोन में डेटा ज्यादा लगता है और पीसी पे इंटरनेट नहीं, कुछ तो भी बहाना मार दो यार फोन का, नहीं तो फ्रंट कैमरा खराब हो गया। या कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा बच्चों, देयर इज नॉट अ चॉइस एवर। देखो यू गाइस हैव टू टॉक विद योर टीचर्स, नीतीश जानवी, आप लोग को अपने टीचर से बात करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस, या फिर लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, और जो टाइम में तुम लोग चिल करते हो वो टाइम को उठा के पढ़ना पड़ेगा। दैट इज ओनली थिंग। लेकिन कहीं ना कुछ तो कुर्बान करना ही पड़ता है अगर तुम्हें टाइम चाहिए। अगर तुमने ये सारा फॉलो किया सबने, तो तुम्हारा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर 10 तारीख तक पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाएगा। सो नवंबर से लेकर दिसंबर, दिसंबर से लेकर जनवरी, एग्जैक्टली 2 मंथ्स मिलते हैं तुमको जेई सीईटी नीट वीट की पूरी पढ़ाई करने के। एक तरीका है नजरीन, नीतीश एंड जानवी, जो मैं लास्ट में बताऊंगा, कैमरा ऑन करके भी बचने का। देखो वो लास्ट में बताता हूँ। दिसंबर जनवरी तुमको 2 महीना मिलेगा नीट जेई सीईटी प्रैक्टिस करने के लिए, फिर फेब में तुम लोग एग्जाम दोगे। जान से फेब जो रहेगा वो प्रीलिम्स पे फोकस कर दिया, फेब से मार्च तुम्हारा एग्जाम गया। मार्च के बाद अगर तुम जेई दे रहे हो तो फिर से तुमको 1 महीने का टाइम मिलेगा, नीट दे रहे हो तो 2 महीने का टाइम मिलेगा, सीईटी दे रहे हो तो भी 2 महीने का टाइम मिलेगा। यू गेट सफिशियंट टाइम टू स्टडी, लेकिन ये कब बाद में, अगर तुम्हारा नवंबर तक पढ़ के हो गया तो। और कैमरा का सीन है ना बच्चों, क्या करने का पता है? ये मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था, सेलो टेप लेने का, सेलो टेप के ऊपर ना थोड़ा सा डस्ट वेस्ट लगा देने का, और डस्ट को लगा के रख देने का अपने फोन के फ्रंट कैमरा पे। तो फोन को रख दो सामने, तुम अपना काम करते रहो, जो पढ़ना है पढ़ते रहो। फोन को रखने का साइड में, टीचर पढ़ा रहा है अपना चुपचाप से पढ़ते रहने का। हेलो सर। हाँ नितीश बोलो। सर आपका आइडिया जो है सर वो चलेगा, बट सर एक्चुअली अभी टीचर्स बोलते हैं अगर हमारा मतलब स्क्रीन भी अगर ब्लैक थोड़ा बहुत दिखता है ना तो बोलेंगे ये मतलब फिर आपका मतलब वीडियो ऑन ऑफ क्यों है,
आप मुझे विजिबल नहीं हो, या फिर हम लोग को विजिबल सब रहने का, बहुत ब्लर होने का, ब्लर होने का। सब बोलते हैं, फिर अगर ब्लर भी दिखेगा ना तो बोलेंगे फिर हम थोड़ा डार्क रूम में है, तो आप किधर हो, मतलब फिर लाइट एरिया में आओ सर, ब्लर क्यों आपका वीडियो, ये हो सब बहुत रहता है। देख, कहीं ना कहीं समवेयर वी हैव टू वर्क इट आउट ना बेटा, देयर इज नो अदर चॉइस। कुछ तो वर्कआउट करना पड़ेगा, या फिर पेरेंट्स से बात करवा दो टीचर्स के कि हमारे लैपटॉप पे नहीं पीसी पे देखता बच्चा करके। एक ही ऑप्शन, समवेयर समवन हैज टू डू समथिंग। क्योंकि क्या होगा पता है, 6-6 घंटा अगर तुम्हारा पर डे का कॉलेज में जाता ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। पढ़ते तो तुमको, पढ़ते पढ़ाई तुमको पता है कितनी होगी, बट उसमें इतना टाइम वेस्ट होगा तो कैसे चलेगा। क्लासेस में वैसे भी तुम्हारा कैमरा बंद होता है भाई। ठीक है, मैं तुमको आज बोलूंगा कि यूट्यूब पे चीटिंग कैसे करने का वो देख लो, बाकी का तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ बट यस, सब लोग से एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा पढ़ के आना, बिकॉज लॉट ऑफ इट इज गोइंग टू बी यूज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। मैं यहाँ पे रोका आज का रीजन यही था कि अगले लेक्चर में मैं इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बार 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 बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। इस एक्सपेरिमेंट पे हम लोग भरपूर क्वेश्चंस करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो माय ओनली सजेशन विल बी कि ये एक्सपेरिमेंट को और जो भी कुछ मैंने पढ़ाया, ये सारी चीज को ना एकदम अच्छे से पढ़ के रखना, सो दैट कल तुम लोग फंसो। ठीक है दीपक, आई विल ट्राई। एंड नजरीन यस, थोड़ा बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते जाना ताकि तुम लेक्चर में वैसे फ्री हो जाए। हाँ आज का नोट्स में भेजना पड़ेगा बेटा, आज वैसे 9:30 हो गया है, तो मैं आज ये नोट्स जो है वो मैम को भेज दूंगा, मैम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, आई सपोज किसी को और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे, विल मीट ऑन अनदर डे जहाँ पे हम लोग हाँ मेरा संडे को हो सकता है, अच्छा तो पूछ के देखो मैम को। ठीक है, विल मीट ऑन सम अनदर डे, एंड जहाँ पे हम लोग इसको लेंगे, और मेजरली नेक्स्ट लेक्चर में इसका थियोरी खत्म हो जाएगा और सम्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग सम स्टार्ट करेंगे करने वाले हैं, तो मैं बोल रहा सजेस्ट कर रहा हूँ कि आज ही इसका थियोरी कंप्लीट करके पढ़ के रखना। अभी बैठोगे ना एक आधे घंटे में ना ये पूरा का पूरा जो है ना खत्म हो जाएगा, इफ यू थिंक अबाउट इट। अगर तुमने ढंग से थोड़ी मेहनत की ना तो अभी आधे घंटे के अंदर ना तुम्हारा पूरा का पूरा जो लेक्चर है ना वो तुम लोग अभी रिवाइज करके खत्म कर दोगे। मैं मैम को अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ नोट्स, मैम भी तुमको जल्दी से भेज देंगे। तो ऐसा होता है ना, मेरे वजह से कभी कभी लेट हो जाता है, मैं करता हूँ बट वहां पे लेट हो जाता है इसलिए नहीं हो पाता। ठीक है, मैम का कोई गलती नहीं है, मैम मेरे को ईमानदारी से हर लेक्चर के बाद मांगती है नोट्स। मैं ही थोड़ा सा लेजी है, एक बार पीसी छोड़ के उड़ गया तो फिर मैं पीसी में बैठता नहीं वापस, इसी चक्कर में क्या तुम्हारा कभी कभी ना नोट्स पेंडिंग रहे। ठीक है, चलो एनी विच वेज दैट इज ऑल फॉर टुडे। जिन लोग का हो गया वो लोग जा सकते हो, हो गया मतलब तुम लोग जा सकते हो अभी, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। टाइप बाय बिफोर यू लीव सो दैट आई नो कि कितने जन गए हैं और कितने हैं।